हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, पहली बात तो आज जो है वीडियो वो लेट इसलिए आ रही है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था बिकॉज यार मैंने आपकी इकोनॉमिक करंट अफेयर की, ईडीएम एंड फ्रेजेस की और इंडस्ट्रियल रिलेशन की अच्छी खासी 1 घंटे की लंबी वीडियो बनी थी। वो तीनों फाइल्स मेरी करप्ट हो गई है। वो पता नहीं फॉर्मेट पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे वो सारा ही डाटा, आप देखिए कितना बड़ा डाटा था, वो दोबारा बनाना पड़ा है। बट देन आई रियलाइज़ कि सोशल सिक्योरिटी अपना ख़त्म हो चुका है, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि छोटा सब्जेक्ट है और कुछ पब्लिकेशंस में अलग से दे रखा है, तो मैंने सोचा कि इंश्योरेंस का ये जो ओबर्समेंट सिस्टम था, मतलब बीमा लोकपाल जो था, वो न्यूज़ के अंदर भी था, तो शुरुआत हम इसी से कर देते हैं। तो आज से जो है हमारा इंश्योरेंस का सब्जेक्ट शुरू होता है इस वाली वीडियो से। कल जो है वो सारी वीडियोस आ जाएंगी, तीनों वीडियोस ही कल की लंबी भी होंगी, बड़ी भी होंगी, तो उसके लिए खुद को रेडी रखिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं इंश्योरेंस ओबर्समेंट से। इसमें जितना भी करंट अफेयर का कंटेंट है उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक था ये आपके अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर में मेंशन था। आप इस चीज़ को क्या समझ सकते हैं कि ये सिस्टम है क्या जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, लोकपाल सिस्टम को पढ़ते हैं कि लोकपाल क्या होता है, करप्शन के अगेंस्ट होता है, उसी तरीके से अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होती है, पर्सन को अगर उसकी जो कंप्लेंट्स है वो नहीं सुनी जाती है, तो उस टाइम में जो इंश्योरेंस जो अबंसमैन होता है या फिर जो लोकपाल होता है उसको इंस्टीट्यूट किया जाता है। इस वजह से ये अक्टूबर के अंदर करंट अफेयर में आपकी थी। तो यहाँ पे बेसिक न्यूज़ क्या थी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पहला आपको प्रीलिम्स का फैक्ट याद रखना है कि ये वाली जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि ईपीएफओ के सिलेबस में मेंशन है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, नाबार्ड की भी पूछी गई है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला आपका प्रीलिम्स का ये फैक्ट हो गया। दूसरी जो है वो यहाँ पे क्यों ये न्यूज़ के अंदर थी, क्योंकि IRDAI जो है उसने पब्लिक सेक्टर जो है उनको ये कहा है इंश्योरेंस को कि उनको 17 इंश्योरेंस अबेंडमेंट जो ऑफिसेज है कंट्री के अंदर, उनके लिए एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स होती है इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी पर्सन की, उनका टाइमली और प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। उसके बाद देखते हैं कि जो इंश्योरेंस अबंसमैन होता है वो होता क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर जो होता है उसके लिए इस सिस्टम को, इस लोकपाल को या फिर इस स्कीम को बनाती है, जिससे कि जो कोर्ट्स है उसके अंदर पाइलिंग अप जो केसेस होती है इंश्योरेंस कंप्लेंट्स की वो ना हो, और कोर्ट्स के बाहर ही जो कंप्लेंट होती है किसी भी पर्सन की जो पॉलिसी होल्डर होता है, एक कोस्ट इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट और एक इम्पार्शियल वे में, मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है उनके जो केसेस है वो डिस्पोज हो सके और जो भी उनके राइट्स है वो उनको मिल सके। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन ऐसे होते हैं कि वो जो है लोकपाल में जाके या फिर वो जो बेंच बनाया जाता है उसमें अप्रोच कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको ग्रीवेंस है, मतलब कि जिसको कोई शिकायत है इंश्योरेंस के अगेंस्ट, और उस या फिर उस पर्सन की जगह वो अपना कोई लीगल हायर रखता है, कोई वकील ही वो रख लेता है, या फिर उसका कोई नॉमिनी होता है या असाइनी होता है, वो पर्सन जो है वो जा सकता है लोकपाल के पास और वहाँ पे जाके अपनी जो कंप्लेन है उसको दर्ज करा सकता है। किस तरीके से वो कंप्लेन कराएगा, तो हमेशा उसको जो अपनी कंप्लेन होगी वो राइटिंग की फॉर्म में करनी होगी। जस्ट ये नहीं कि आपने जाके बता दिया, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप उसमें अपनी कंप्लेंट फिल करेंगे और फिर उसको सबमिट कर देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ओम्बड्समैन सिस्टम के पास कब जाएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको कोई शिकायत हुई और वो सीधा लोकपाल के पास पहुंच गया, तो इस तरीके से जैसे कोर्ट वाला इशू है तो यहाँ पे भी वही इशू हो जाएगा कि बहुत सारे केसेस जो है वो पाइल अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई है कि कोई पर्सन जो है अगर उसकी ये कंप्लेन है तो ही वो फिर वहाँ पे लोकपाल के पास जाएगा। तो सबसे पहले जो है एक पर्सन को, जो भी पॉलिसी होल्डर है, उसको पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होगा अपनी कंप्लेन को लेके। अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देती है या फिर वो उस कंप्लेन को रिजोल्व भी करती है, पर जो पॉलिसी होल्डर है वो सेटिस्फाई नहीं होता कि मेरी जो कंप्लेन है उसको ढंग से रिजोल्व किया गया है, या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गया बट इंश्योरेंस कंपनी ने अपकमिंग 30 डेज के अंदर जो है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उस कंप्लेन के ऊपर, तो इन तीनों केसेस के अंदर जो है वो पर्सन लोकपाल के पास जा सकता है और अपनी कंप्लेन राइटिंग में सबमिट कर सकता है। वहाँ पे यहाँ पे एक कंडीशन और लगाई गई है, वो लगाई गई है अमाउंट की। अगर किसी पॉलिसी होल्डर का जो एक्सपेंस क्लेम हुआ है यहाँ पे वो 30 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फिर जो है उसको कोर्ट में ही जाना होगा, वो लोकपाल के अंदर सबमिट नहीं होगा। तो अगर उसका 30 लाख रुपए से कम का क्लेम है तभी वो लोकपाल के पास जा सकता है।
अब अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से करी जाती है इसकी, बीमा लोकपाल की या फिर जो इंश्योरेंस अबर्ट्समैन होता है उसकी। तो यहाँ पे देखिए जो ओबर्ट्समैन है मतलब जो लोकपाल है वो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी है, ये एक तरीके का ऑफिसर होता है, ये एक पर्सन होता है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर होता है। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इनका सिविल या जुडिशियल सर्विसेज से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी ऑफिसर को वहाँ पे बना देंगे इसको। और उसी के साथ जो इंश्योरेंस काउंसिल होती है उसके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारे ही पॉइंट मतलब यहाँ पे आप देखिए मैंने एक एक पॉइंट जो है वो आपको प्रीलिम्स का बताया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। तो आप एक एक पॉइंट को लिखेंगे, नोट करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जो लोकपाल होता है उनका सर्विंग टाइम क्या होता है, तो 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है और यही इनका सर्विंग टाइम भी हो जाता है। ये चीज़ अभी मेंशन नहीं की गई है कि उनकी रीअपॉइंटमेंट होती है या नहीं होती है, तो ये वाले पॉइंट्स अभी गिवन नहीं है कहीं भी। अगर सेटलमेंट प्रोसेस के ऊपर आते हैं कि सेटलमेंट किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जो अबंड्समैन होगा, जो लोकपाल होगा, वो एक मेडिएटर की तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट आपका प्रीलिम्स का पॉइंट आ जाएगा और वो क्या देगा, कुछ रिकमेंडेशन देगा। तो वो अबंड्समैन जो होगा वो सभी फैक्ट्स डिस्प्यूट के देख के एक फेयर रिकमेंडेशन देगा कि आप ये रास्ता कर सकते हैं। ये जो होगा रिकमेंडेशन, अगर मान लीजिए कि ये एक्सेप्ट कर ली गई है किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू, तो ये कंपनी जो है वो 15 डेज के अंदर जो है वो उस डिसीजन से कंप्लाई करेगी और जो भी जो होगा पॉलिसी होल्डर होगा उसके कंप्लेन की, उसके ग्रीवेंसेस को रिजोल्व कर देगी। अवार्ड यहाँ पे कहा जाता है कि ये चीज़ जो मान लीजिए कि जो भी अमाउंट है, जो भी उनको कंपनसेट करना है, तो वो अवार्ड की फॉर्म में बता दिया जाएगा अबंड्समैन के थ्रू जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको। अगर मान लीजिए कि जो रिकमेंडेशन अबंड्समैन ने दी थी वो रिकमेंडेशन इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं मानी और कोई जो सेटलमेंट है वो नहीं हुआ उस टाइम में, तो जो अबंड्समैन होगा वो 3 मंथ्स के अंदर जो है एक बाइंडिंग डिसीजन देगा। मतलब कि हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी, आपने नहीं मानी, 3 महीने का उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा और उनको एक बाइंडिंग डिसीजन दिया जाएगा कि आपको अब ये करना ही करना है। और फिर इंश्योरेंस कंपनी जो होगी, जो भी अवार्ड किसी भी पॉलिसी होल्डर के फेवर में दिया जाएगा वो अब उनको वहाँ पे करना होगा। अगर एक बार अवार्ड जो है वो पास हो जाता है, मतलब कि डिसीजन दे दिया गया जो कि बाइंडिंग है नेचर में, अगेन प्रीलिम्स का पॉइंट, तो यहाँ पे जो इंश्योरर होगा उसको 30 डेज के अंदर जो है रिसिप्ट ऑफ अवार्ड देना होगा किसको, पॉलिसी होल्डर को, आफ्टर द इंटीमेट द कंप्लायंस ऑफ द सेम। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश कंटेंट। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं मैम हिंदी कंटेंट नहीं लाते, तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी ग्रोथ होएगी चैनल की और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी कंटेंट लाएंगे। तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को शिकायतों के उचित और समय पर निपटान को सुनिश्चित करने हेतु 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों में से प्रत्येक के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्ति करने की सलाह दी है। ये आपका हिंदी कंटेंट हो गया। नेक्स्ट जो है बीमा लोकपाल के बारे में आपको क्या जानना है, ये जो योजना का आरंभ है ये किसके थ्रू किया गया है, भारत सरकार के थ्रू किया गया है और ये निजी बीमा पॉलिसी धारकों के लिए किया गया है। आगे का आप कंटेंट पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट वही सेम है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। कैसे आप बीमा लोकपाल तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे बीमाकर्ता के विरुद्ध शिकायत होने पर कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने विधित उत्तराधिकारी, नामित व्यक्ति या संपत्ति भाग्य के माध्यम से बीमा लोकपाल के समक्ष लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि कौन कौन जो है मामलों की शिकायत की जा सकती है, तो शिकायत को अस्वीकार कर देती है अगर संतोष पर समाधान नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी, 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं होती है और आपकी जो राशि है वो 30 लाख रुपए से कम होती है, तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। बीमा लोकपाल की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, तो लोकपाल की नियुक्ति हेतु बीमा परिषद द्वारा बीमा उद्योग, नागरिक या न्यायिक सेवाओं में से किसी व्यक्ति को चुना जाता है और बीमा लोकपाल की सेवा जो होती है अवधि वो 3 वर्ष की होती है। नेक्स्ट जो है ये निपटान प्रक्रिया किस तरीके से होती है, तो अनुशंसाएं जो होती है उनके अंदर बेसिकली रिकमेंडेशंस दी जाती है और 15 दिन के अंदर भीतर अनुपालन उसका करना होता है जो भी रिकमेंडेशन कंपनी को दी गई है। अगर निर्णय जो दिया गया है मतलब कि 15 दिन के अंदर वो नहीं माना, तो यहाँ पे बीमा लोकपाल द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात बीमाकर्ता 30 दिनों के भीतर निर्णय का अनुपालन करेगा और लोकपाल को इस संबंध में सूचित भी करेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो ये कंटेंट जो है आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का कि वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार, दैट इज रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, जो ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार प्रदान करता है। तो
आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जो है वर्ष ईयर 2020 का वो किसके थ्रू दिया गया है। ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन से कि किसको दिया गया है, तो इनका नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। और उसके साथ देखिए अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अवार्ड रिलेटेड जो है वो मैं एक फुल, हाँ एक चीज़ और, जस्ट अ मिनट, मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ आपसे पूछना, जो मैं इकोनॉमी का आज करंट अफेयर की मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट 6 मंथ्स की जो बच गई थी हमारी, तो उसमें क्या था कि आत्मनिर्भर रोजगार योजना थी। तो आत्मनिर्भर जो टॉपिक है वो मेरे सामने कई बार आ चुका, बट मैं हर बार आपसे पूछना भूल जाती हूँ। वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगर हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ते तो अगर मैं किसी वीडियो के अंदर उसको डालूंगी तो वो उतने में कवर नहीं हो पाएगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आत्मनिर्भर भारत योजना जो है उसकी कंप्लीट डाटा, एक एक पॉइंट कब शुरू हुआ, कब किस फेज में क्या किया गया, वो कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो बनाई जाएगी वीडियो। ईडियम एंड फ्रेसेस का आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था तो उसकी वीडियो जो है वो कल आ जाएगी। बन आज गई थी बट यार वो करप्ट हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ ना उसमें, तो वो जो वीडियो है कल आ जाएगी। तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए डिटेल में। तो यहाँ पे जो है आपको अब आंसर देना है। ये ऑप्शन जो है वो आपके सामने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सेकंड है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एंड फोर्थ है केरल राज्य सरकार। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सेक्शन जो है उनके थ्रू जो है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया जाता है। और अगर अवार्ड्स की वीडियो देखनी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए। अब जो है मैं हमेशा आपको जो एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए, और वो सब दे देते हैं। तो आज मैं आपको एक टफ क्वेश्चन दे रही हूँ और इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना। और क्वेश्चन है ये, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली डेट इज RTGS को अब वर्ष के सभी 24 दिनों के लिए शुरू कर दी है। RTGS के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है RTGS के फेवर में। फर्स्ट है RTGS का पूर्ण रूप रियल ट्रांजैक्शन ग्रोस सेटलमेंट है, मतलब इसकी फुल फॉर्म ये है। सेकंड, RTGS से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है, मतलब RTGS के अंदर 2 लाख रुपीज़ का जो ट्रांजेक्शन है वो किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इज कि RTGS प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, सो देर इज नो लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन। ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन की सिर्फ 1 ऑप्शन है, सेकंड 2 एंड 3, 3 इज 1 एंड 3 एंड फोर्थ इज 1 to 3। एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिए। ओके एक बार ऑप्शन और देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा सा टफ साइड है पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया, मतलब एक वाइट पेपर जो है वो किया है, जो भी बेसिकली हेल्थ सर्वे किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो श्वेत पत्र है, ये जो व्हाइट पेपर है, उसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। फर्स्ट है आयुष्मान, सेकेंड है विजन 2035, थर्ड है निरोग भारत 2030 एंड फोर्थ है भागीदारी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे विजन 2035 जो है वो टाइटल है नीति आयोग की इस जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में, जो भी इन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है थोड़ा टफ साइड क्वेश्चन है इंडेक्स से रिलेटेड कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचांकक दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक है आपका कि इस इंडेक्स के अंदर 189 जो देश हैं उसमें से भारत जो है वो 131वें पायदान पर है, मतलब कि 131st रैंकिंग मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया को। सेकंड है भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी GDP का 8% शिक्षा पे खर्च किया है, मतलब 8% ऑफ GDP जो है वो 2012 एंड 17 के बीच में एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट किया गया है। एंड नेक्स्ट इज भारत में साक्षरता दर जो है वो 74% है, मतलब कि जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 या 3 या फिर 1, 2, 3। एक बार देख लीजिए स्टेटमेंट्स को दोबारा। ओके डन। ऑप्शंस को भी दोबारा देखिए। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ये जो इंडेक्स है इसमें 131 रैंक है, 8% जो है वो GDP का एक्सपेंडिचर किया गया है एजुकेशन सेक्टर पे, और 74% जो है वो लिटरेसी रेट है आपकी। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता थे तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप है उसने एक व्हाट्सएप पे की जो फैसिलिटी है वो शुरू की है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट्सएप पे जो शुरुआत की गई है वो कौन से बैंक्स के पार्टनरशिप के साथ व्हाट्सएप
आपने शुरू किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट है ICICI बैंक, सेकंड है एक्सिस बैंक, थर्ड इज SBI एंड फोर्थ इज HDFC। तो चारों बैंक्स के नाम आपने देख लिया। अब आप ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट इज 1 एंड 4, सेकंड इज 1 2 3, थर्ड इज 1 एंड 3 एंड लास्ट इज 1 2 3 4। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए, स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए। ओके डन, ऑप्शन देख लीजिए। ओके तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4, व्हाट्सएप पे जो है उन्होंने ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI और HDFC चारों के साथ मिलकर ही पार्टनरशिप में व्हाट्सएप पे को शुरू किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेरी और कल की वीडियोस को भी आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन आपके पहुंचे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आते, जैसे कल सुबह की ही जो वीडियो मैंने डाली थी उसकी पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं आई थी। तो वहाँ पे जो अगर ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है आपके पास सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वो वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। स्टडी कंटेंट भी कुछ कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।